अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहज़ादी। नाजरीन, आज आपके पेश खिदमत है टंकी लगाकर जाने वालों की दर्दनाक कहानी। अम्मा रब राखा हुन या ते कारां विच मिलांगे या फिर अखबारां विच। असरे हाजिर में पूरी दुनिया खबरों के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ी है और टीवी या मोबाइल फ़ोन उठाते ही हर तरह की खबरों की यलगार शुरू हो जाती है। और हम सभी ये मानते हैं कि आजकल कोई अच्छी खबर कभी कभार ही सुनने को मिलती है और अमूमन सिर्फ और सिर्फ दिल दहलाने वाली मालूमात ही चल रही होती हैं। इस तरह के हालात में रहते हुए इंसान आहिस्ता आहिस्ता इन मामलात के बारे में अपनी हसासियत खोना शुरू कर देता है और अमूमन ऐसी कोई खबर कानों में पड़े तो थोड़ा सा दिमाग में रहकर निकल जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई वाकया कानों में पड़े और दिल का रास्ता पकड़ ले और फिर वहाँ से आंखों के जरिए निकले। जनूबी पंजाब जैसे पसमानदा इलाके में खेती बाड़ी के अलावा सबसे मकबूल रोज़गार सऊदी अरब दुबई जाना है और वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करके सालों में न सिर्फ अपनी बल्कि ख़ानदान की किस्मत बदली जाती है। इस जवाब को पाया तक दिल तक पहुँचाने में तीन किरदार बहुत अहम होते हैं। एक वो फ़र्द जो दुबई जाना चाहे, एक एजेंट और एक लांच। भूख और बेरोजगारी के आधे मरे हुए लोग बखुशी उधार लेकर एजेंट की मदद से इस लांच पर बैठ जाते हैं जो इन्हें एक अंधे के सोने के देश में न जाने कहाँ ले जाती है। सच्चा ज़माना था और इन दिनों लांचें मजबूत, एजेंट ईमानदार, लोग जफाकश और समंदरी सरहदें कमज़ोर हुआ करती थीं। ये सब लोग गैर मुल्क के साहिल से थोड़ा पहले समंदर में कूद जाते, समंदर का बाकी मांदा हिस्सा तैर कर अबूर करते और साहिली पट्टी पर छुप जाते। अमूमन इन जैसे वहाँ मौजूद होते जो इन्हें छुप छुपा कर शहर ले जाते। सच्चा ज़माना था, कागजात ना भी होते तो भी कफील मजदूरी पूरी अदा करता और यूं आहिस्ता आहिस्ता ये लोग वहाँ कागजात भी बनवा लेते। वापसी पर ये लोग हाथों पर सुनहरी घड़ी बांधे आते, हाथों में चमकीले बैग और आते ही CD-70 खरीदते और छुट्टियाँ गुजार कर चले जाते। ये ईमानदार और जफाकश लोग थे। पैसा पैसा जोड़कर घर बनाते, बहन भाइयों की शादियाँ होती और वालदेन हजर उम्रा पर चले जाते। बेवा की जिंदगी गुजारती बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ होती और जिंदा बाप के यतीम बच्चे मोटरसाइकिलों पर खूब घूमते। आहिस्ता आहिस्ता हर पेशे की तरह इस सिस्टम में भी ईमानदारी कम होते होते ख़त्म हो गई। अनाड़ी और लालची एजेंट्स मैदान में आ गए और सस्ती कमज़ोर लांचों पर ये खानदानों के कफील अपनी ज़िंदगी का जुआ खेलने लगे। इन्हीं दिनों लांच डूबने के वाक़यात सामने आने लगे। डूबने वालों की लाशें भी वापस नहीं आती क्योंकि मैयत लाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और आखिरी टका भी पहले ही एजेंट को दिया जा चुका होता था। मरने वाले तो कभी कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जो डूब कर मरने से बच जाते वो ज़रूर वापस आकर पानी की होलनाकियों का जिक्र करते। वक्त के साथ साथ दुबई सऊदीया में भी रोज़गार महदूद होने लगा और यूँ ये मामलात कुछ सर्द हो गए। हमें लगता था कि पानी में मौत मुस्तकबिल की जंग सिर्फ जनूबी पंजाब के लोगों का नसीब है, लेकिन बाद में जब इंटरनेशनल खबरें सुनी तो मालूम हुआ कि हर गरीब मुल्क का नसीब है। थोड़ी तारीख पढ़ी तो मालूम हुआ कि जो कौमें पसमानदा मुल्कों का शिकार करती और इनके वसाइल लूटकर चली जाती थीं, इन मुल्कों के लोग इस होलनाक सफ़र को इख्तियार करके तरक्की याफ्ता मुल्क का रुख करते हैं। वो वहाँ जाकर भी काम ही करते हैं, शायद बहुत कम तादाद वहाँ बेनिफिट्स पर रहती है, लेकिन अमूमन ये जफाकश वहाँ भी मेहनत करते हैं। बहुत सारे रूह और ज़मीर के कंप्रोमाइज़ करके पासपोर्ट के साथ वापस आते हैं। अमूमन एयरपोर्ट पर जब मैं लोगों के हाथ में गैर मुल्की पासपोर्ट देखती हूँ तो मुझे इनके चेहरे पर लिखी हुई 16-14 घंटे की नौकरी नज़र आती है। कई साल के अपने ख़ानदानों से जुदाई, अमूमन ज़मीर पर एक समझौते की खातिर की हुई शादी का एहसास और वो एहसास जुर्म और बाज़ औक़ात दोगली नस्ल की औलाद के अंजाम का दुख होता है। मुझे ये पासपोर्ट बहुत जालिम लगता है क्योंकि इस पासपोर्ट ने बहुत कुछ तावान में लेकर दान में सिर्फ गैर मुल्की होने का ग़रूर दिया होता है। अच्छा, अगर कोई हादसा सिर्फ एक बार हो तो इंसान भूल भी जाए। पिछले 2 माह में खुले समंदर में यूरोप जाने वाली कश्ती का ये तीसरा हादसा है। 2 माह पहले मैंने न्यूज़ में देखा कि 1 साल के बच्चे का लिबास पानी में तैर रहा था। वो लिबास शायद मेरे हादसे पर दागा गया है और शायद वक्त भी इसे मद्धम न कर सके। फिर एक 13 साल का बच्चा भी इस हादसे का शिकार हुआ। इसका ताल्लुक पेशावर से था और वो अपने भाई और मामू के पास इटली जाना चाहता था और इसके वालिद ने 30 लाख रुपए अदा किए थे इस मौत के सफ़र के लिए। समझ नहीं आती पर्चा किस पर काटा जाए। हुकूमत पर, इन ममालिक पर जो गैर कानूनी तारकीन की हौसला अफजाई करते हैं, या इन वालदेन पर जो जान बूझ कर 13 साल के बच्चे को लांच पे बिठा देते हैं। 30 लाख अदा करके
اگر یہ بچہ کوئی افغان ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ غریب ہے، جان بچا کر بھاگ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ 13 سال کا بچہ اگر غیر قانونی طور پر یورپ چلا بھی جائے تو وہاں کتنا محفوظ ہوگا؟ یونان، اٹلی، جرمنی، ان کم عمر تارکین وطن لڑکوں سے بھرے ہوئے ہیں جو وہاں حالات سے تنگ آ کر جسم فروشی میں آ چکے ہیں۔ 13 سال کا بچہ، اس کے گھر والے کہتے تھے کہ وہ بہت روتا تھا کہ مجھے ہر صورت اٹلی جانا ہے جہاں اس کے ماموں اور بھائی رہتے ہیں۔ گمان غالب ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی گئے ہوں گے اور ان کی وجہ سے ہی اس طرح کے بچوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ ہم بھی رسک لے سکتے ہیں۔ اس کیس میں والدین کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی، لیکن ہر کیس ایسا نہیں۔ ایک خاتون کھلاڑی جس کا تعلق کوئٹہ سے تھا وہ بھی اسی حادثے میں جاں بحق ہوئی۔ وہ ایک اسپیشل چائلڈ کی سنگل مدر تھی۔ کبھی انٹرنیٹ کھولیں اور کشتی میں بیٹھے ان نوجوانوں کے چہرے دیکھیں۔ موت اور امید کے سیاہ اور سفید کے درمیان ایک گرے ایریا ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کے چہرے آپ دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آئے گا۔ آنکھوں پر خوف ہوتا ہے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی تکلیف بھری زندگی کی آخری ویڈیو ہے اور اس کے بعد صرف خوشیاں ہیں یا پھر اس کی زندگی کی ہی آخری ویڈیو ہے۔ شیخ پورہ کے ایک ڈوبے نوجوان کی والدہ کی روتی ہوئی ویڈیو دیکھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے روانہ ہوتے ہوئے مجھے کہا تھا، اماں رب راکھا ہن یا تے کاراں وچ ملیں گے یا پھر اخباراں وچ، مطلب یا تو امیر ہو کر کار میں آؤں گا یا پھر خبر بن کر اخبار میں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ ہماری ریاست سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ ڈنکی لگا کر جانے والوں کا راستہ روکا جائے۔ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ایجنٹس نوجوانوں کی زندگی کا سودا ہی نہ کر سکیں۔